स्टार्ट हो गया। जय हिंद दोस्तों। चलिए, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था महमूद गजनी के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम 3-4 पॉइंट्स महमूद गजनी को लेकर देखते हैं, क्योंकि मैंने इसे जानबूझकर 3-4 पॉइंट्स छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक हम इसे कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तब तक वो हमें आगे समझ ही नहीं आएगा। तो एक तरह से आप हिस्ट्री को फिर रटेंगे। हिस्ट्री को रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाला चीज़ है। ठीक है, अगर आपको किसी की स्टोरी पता है तो आपको रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब एग्ज़ाम में आपको पिक्चर की तरफ समझ लो, पिक्चर ही देख लो। ठीक है, तो देखो 3-4 पॉइंट्स हैं, आप उसे ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते। ठीक है, मैंने वेव चैप्टर ही पढ़ाया था, तो उससे भी एक क्वेश्चन आपका झारखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में आया ही है। ठीक है, मेरे हर एक वीडियो में कम से कम एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कम से कम 90% मान के चलो, 90 से 99%। लेकिन मैं इतना भी बताऊंगा, अगर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपके मतलब एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता चल रहा हूँ। केवल आप सीक्वेंस में पढ़ते चलो, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उतने महंगे महंगे क्लासेस ट्यूशन लेने के। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहा गया। तो देखिए, लास्ट क्लास भी हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जो महमूद गजनी रहता है, ये बहुत सारे मंदिरों को तोड़ता है, कम से कम हज़ारों मंदिरों को तोड़ता है, और ये उन सब से पैसे वगैरह लूट के लेके चल जाता है। तो पहले के जो राजा महाराजा थे, अपने पैसे को कहाँ रखते थे? एज अ बैंक। मंदिर पहले बैंक का ही काम करता था, तो वहाँ पे जितने भी सोने जवाहरात थे, इसलिए टारगेट क्या होता था? मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर को लूट पाट के और उसे ध्वस्त करके चला जाता है। इसके साथ मंदिर को भी इसने तोड़ा, साथ में मूर्तियों को भी तोड़ा। तो मूर्तियों के तोड़ने की वजह से इसे मूर्ति भंजक कहा गया, और या फिर इसे बुत शिकन कहा गया। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब अगला देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, एक तरफ आप देखेंगे संस्कृत का लेख था और दूसरी तरफ में अरबी भाषा में लेख था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है, तो देखिए इसमें अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, सोमनाथ की जो मंदिर को लूटता है या फिर बाकी सारे मंदिरों को टूटता है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था रहती है पूरी तरह चरमरा जाती है। किसी का पैसे लेके भाग जाओगे, अगर मान लो हमारा कोई आरबीआई ही लूट ले तो भाई क्या बचेगा? ठीक है, तो मंदिर पहले के आरबीआई ही थे। ठीक है, तो ये हमारे आरबीआई को लूट लिया था। तो क्या हुआ? तो महमूद के आक्रमण का सीधा प्रभाव तो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। महमूद अधिकांश संपत्ति लूटकर ले गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, महमूद के आक्रमण के राजनीतिक प्रभाव। तो इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े? तो एक ये छोटा सा स्टोरी समझो, पहले ये समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा भारत है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट साइड है। ठीक है, इस साइड में महमूद गजनी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, ये रहा हमारा सोमनाथ मंदिर, गुजरात में यहाँ पे है लोकेटेड। अगर आप देखेंगे गूगल मैप में भी करेंगे तो यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल यहाँ पर है। तो जब ये यहाँ से लूट कर जा रहा था तो सिंध के रास्ते, पाकिस्तान में है आज के टाइम सिंध। ठीक है, तो पाकिस्तान में 4 ही स्टेट है, याद रखिएगा। एक है सिंध, एक है पंजाब, कुछ पंजाब हमारे में भी है और कुछ पंजाब उनमें चला गया है। एक है आपका खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा से खैबर पास याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है बलोच, जिसके ऊपर पाकिस्तान आजकल कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा है, शुरू से करते हैं वो लोग। ठीक है, बलोचों को ये ओरिजिनल मुसलमान नहीं समझते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा सोमनाथ टेम्पल। तो यहाँ से जब महमूद गजनी जब लूट कर जा रहा था सिंध के रास्ते होते हुए, तो ये जो था पूरा, पहले अखंड भारत में देखेंगे तो पंजाब का एरिया था। लाहौर, भटिंडा, ये सब जो भी है ये सारा पंजाब में आता था, जिसकी वजह से यहाँ के जो जाट थे, ठीक है, ये किस पे आक्रमण कर देते हैं? तो महमूद गजनी के ऊपर। तो एग्ज़ाम में भी मैंने एग्ज़ाम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी,
लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो महमूद गजनी रहता है, ये सबसे आखिरी जो उसका अभियान रहता है वो किस पे रहता है, तो जाटों पे रहता है। ये 1027 ईस्वी में, ठीक है, 1027 ईस्वी में सबसे आखिरी रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये आक्रमण तो करता है, इसके साथ साथ ये एरिया को भी कैप्चर कर लेता है, जीत लेता है, और इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे अपना शासन स्थापित करता है, ठीक है। पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाब को जीतने के बाद ये अपना वहाँ पे शासन स्थापित करता है। तो एक बात समझो, जब ये मान लो तो 30 से मर गया, लेकिन उसकी जो बाल बच्चे होंगे, जनरेशन होंगे, वो तो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। शासन किसका रहेगा, गजनी का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए महमूद के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव यह रहा कि उसने उत्तर पश्चिम के रक्षक हिंदू शाही वंश को समाप्त कर अन्य आक्रमणकारियों के लिए भारतीय मार्ग प्रशस्त किया और पंजाब पर, ठीक है, पंजाब पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, ठीक है। तो पंजाब पे क्या किया, प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। ये हम आगे समझेंगे, इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट पॉइंट, महमूद के आक्रमण के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भारत के अनेक हिंदू मुसलमान बन गए और यहाँ इस्लाम धर्म विस्तार हुआ और भारत में मुसलमानों की जड़ मजबूत हुई, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मतलब लास्ट नहीं, अगर आप पहले के अगर देखें अरबों का आक्रमण, तो मैंने उसमें आपको बताया है इसके प्रभाव में कि ये जो मुल्तान और सिंध वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो अरब से जो आक्रमणकारी आए थे वो कुछ यहीं पे बस गए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे करमतिया वंश, मैंने आपको बताया यहाँ पे करमतिया वंश का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पे रहेंगे करमतिया और यहाँ पे कौन रहेगा, गजनी वंश, दो वंश याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव हम देखते हैं। अब हम आते हैं गौरी पे। तो मोहम्मद गौरी जो रहता है वो 1173 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठता है और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के काल को हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। गौर मोहम्मद गजनेवी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। 1173 ईस्वी में गौर यहाँ का शासक बना। तो देखो जब ये गजनी का यहाँ का शासक बना तो ये बोलता है यार बाबा जो थे वो तो जीते थे पंजाब, तो पंजाब पे अधिकार होना चाहिए मेरा, ठीक है। और यहाँ पे शासन किसका था, महमूद गजनी के आगे का जो जनरेशन होगा, पोता पर पोता सब यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो देखो बाबू, ये है पेशावर, ये है लाहौर, ये है सियालकोट, ये है मुल्तान। तो ये चला है यहाँ से गौरी गजनी के रास्ते होते हुए, खैबर पास होते हुए। ये सबसे पहले आक्रमण किस पे करता है, तो ये सबसे पहले आक्रमण करता है मुल्तान के ऊपर, ठीक है। ये मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है 2 साल के बाद, जब ये सिंहासन में बैठता है। तो कब आक्रमण करेगा, 1775 ईस्वी में, ठीक है। तब इसे याद आता है अरे बाबा एक बार आक्रमण किए थे हमारे गांव के सोमनाथ के मंदिर पे, बहुत पैसा लेके गए थे, चलो यहाँ भी कमज़ोर होगा फिर से लूट लेंगे। लेकिन जो भी अपना इतिहास, अगर मान लो एक बार गलती करो ठीक है, 2 बार गलती करो चलो फिर से मान सकते हैं, लेकिन तीसरी बार कोई बार गलती है तो मूर्ख है। लेकिन जो एक ही बार गलती करके अपनी गलती को सुधार ले उसे हम चालाक कहते हैं। तो ये है मुल्तान। अब यहाँ से जो मुल्तान के जो ये है मुल्तान। अब ये यहाँ से चला है आक्रमण करने के लिए, इसे आइडिया ही नहीं यहाँ है कौन, ठीक है। और ये अपनी पहली गलती से सीख चुके थे और कैसे इनको समझाना है ये भी सीख लिए थे। तो उस टाइम में एग्ज़ाम में देखिए सोमनाथ से 3 क्वेश्चन, ठीक है। जब सोमनाथ पे प्रथम हमला हुआ था तो यहाँ का राजा कौन था, भीम प्रथम, ठीक है। ये यहाँ पे हार गए थे और सोमनाथ लुटा गया था। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट मतलब किससे कराया, मतलब दोबारा सोमनाथ को किसने बनवाया, तो भीम प्रथम जो रहेगा वही बनाएगा भाई,
ठीक है। 150 साल बाद फिर आता है गौरी हमला करने के लिए। यहाँ पे कौन मिलते हैं? भीम द्वितीय। बहुत मार मारते हैं भैया, उठा पटक के देते हैं बहुत जोर, ठीक है। भीम द्वितीय ऐसा मार मारते हैं कि दोबारा गुजरात तरफ देखता भी नहीं। अब यहाँ से फिर दुम दबा के वापस भागता है, ठीक है। अब ये फिर गया मुल्तान, बोलता बहुत मार मारा यार, ठीक है। यहाँ पे कब हमला करता है? तो ये हमला करता है 1178 ईस्वी में, ठीक है। डेट याद रखिएगा कब ये हमला करता है, तो 1178 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये भागता मुल्तान। अब ये सोचता है यार यहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में, इसको भी अपना हम राज्य मिला लेते हैं। तो देखिए जो महमूद गजनी था वो लूटने के मकसद से आया था। अगर यहाँ पे ये छेड़ते नहीं तो शायद आज पंजाब बच जाता, लेकिन यहाँ पे ये छेड़ दिए तो जिसकी वजह से ये आके यहाँ पे बैठ ही गया कि बड़ा दिक्कत कर रहे हो, अब यहीं पे रहेंगे तुम लोग अब टेंशन में रहो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब ये वापस लौट गया मुल्तान, तो जो मोहम्मद गौरी था ये लूटने के मकसद से नहीं आया था, ठीक है। जो अगर आप देखेंगे महमूद गजनी जो था ये लूटने के मकसद से आया था, लेकिन पंजाब वाले टोक दिए तो इनको यहाँ पे ये रुक जाता है। लेकिन वही अगर आप देखेंगे गौरी को तो ये लूटने नहीं आया था, ये साम्राज्य विस्तार करने आया था। तो ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। तो सबसे पहले किसे जीता? तो सबसे पहले जीता मुल्तान को। फिर आया कहाँ पर? तो ये आया गुजरात में, पिटा के गया। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट टाइम कहाँ हारा? तो भीम द्वितीय से हारा, गुजरात में हारा। फिर ये आया यहाँ मुल्तान और फिर थोड़ा देर आराम किया, फिर तुरंत रुख करता है पेशावर की तरफ। चलो इसको भी जीत लेते हैं। तो इसको कब जीत लेता है? जस्ट 1 साल बाद, ठीक है। पेशावर जीत लिया। अब ये इंटर करता है लाहौर में, ठीक है। अब ये इंटर करता है लाहौर में। तो यहाँ कौन रहेगा बाबू? यहाँ पे रहेंगे महमूद गजनी के वंशज। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था खुसराव मलिक, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके जनरेशन में बाबा शेर हैं तो पोता भी शेर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत बुरी तरह पिटाता है। वही जो महमूद गजनी था वो किसी से नहीं हारा था, लेकिन ये गौरी से हार जाता है खुसराव मलिक और हाथ पैर जोड़ लेता, कहता माफ़ करिए, क्या चाहिए आपको, मेरे को बताइए, आपके क्या सेवा कर सकते हैं, पैसा ले लो, छोड़ दो भाई हमको, ठीक है। तब ये पैसा लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पैसा लेता है इससे और फिर कहता जा छोड़ दिया तेरे को, ठीक है। फिर ये 1181 ईस्वी में यहाँ पे हमला करता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये आगे रुक करता है, किधर? कहता रुक तेरे को बाद में देखेंगे, ठीक है। पैसा वगैरह ये पहले पहुँचाता है, आराम से ट्रांसफ़र करता है गजनी में, फिर वापस आता है। फिर ये किस पे हमला करता है? फिर ये हमला करता है सियालकोट पे। ये करता है 1185 ईस्वी में, ठीक है। इसको जीतने के बाद फिर ये आता है वापस लाहौर में। इस बार ये आक्रमण कर देता है खुसराव मलिक पे और इस बार इसका खेल ख़त्म। तो यहाँ पे 2 बार हमला करता है, 1181, 1186, 2 याद रखिएगा, ठीक है। अब तक ये पाकिस्तान में ही खेल रहा था, ठीक है। अब तक ये खेल रहा था, पाकिस्तान जो है उधर खेल रहा था। लेकिन जैसे ये भटिंडा में कदम रखता है, ये एरिया रहता है पृथ्वीराज चौहान का। तो कहता है चचा हैने कहाँ हिलाओ मर्दे, कहाँ जाता रहने, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे ये इंटर करता है, कहाँ पे? भटिंडा में। चौहान जी कहते चाचा जाइए यहाँ से, कहाँ आ गए, गलत जगह आ गए हैं, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाता है?
80-89 ईस्वी में भटिंडा पे आक्रमण, यही कारण बनता है तराइन के युद्ध का। ठीक है। और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान का ताकत का अंदाज़ा था नहीं, क्योंकि ये बहुत कम उम्र से ही खेला रहता है। इसको 13 साल की उम्र में इसे सिंहासन मिल जाता है। ठीक है। यहाँ है चौहान जी, यहाँ है चौहान जी, यहाँ है गौरी। इसके बाद युद्ध हो जाता है 1991 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध। एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बार बार आ जाता है, कभी कभी बहुत बार पूछ देता है, लगभग पूछता ही है। ठीक है। 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ पे मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी हार जाता है। अब हम थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान को समझते हैं, क्योंकि जब थोड़ा पृथ्वीराज चौहान को समझ लेंगे तो कहानी को समझने में और इजी होगा। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी रहते हैं वो रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है। इनकी 2 बेटी रहती है, बड़ी बेटी छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी का शादी करते हैं कहाँ पे, तो इनका शादी कर देते हैं ठीक है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पहले नाना पे आते हैं हम। ठीक है। पहले हम दिल्ली को समझते हैं, पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी को समझते हैं। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना रहते हैं, मतलब पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के जो राजा रहते हैं, इनकी 2 बेटी रहती है, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी। बड़ी बेटी का शादी होता है कन्नौज में, और छोटी वाली बेटी का शादी होता है आपका ठीक है। छोटी बेटी का शादी कहाँ होता है, तो छोटी बेटी का शादी होता है अजमेर में। तो देखो, दिल्ली के जो राजा रहते हैं इनकी 2 बेटियां, एक का शादी होता है कन्नौज में और दूसरी का शादी होता है अजमेर में। तो जो बड़ी बेटी रहेगी उनसे बच्चा जाहिर सी बात है पहले होगा। तो यहाँ पे किसका जन्म होता है, यहाँ पे जन्म होता है जयचंद का। ठीक है। और यहाँ पे किसका जन्म होता है, यहाँ पे जन्म होता है पृथ्वीराज। ठीक है। पृथ्वीराज के यहाँ पे जन्म होता है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। तो देखिए, ये दोनों भाई थे, लेकिन बड़े कौन थे, जयचंद। इनके नाना पृथ्वीराज चौहान से ज़्यादा प्यार करते थे, और ये जाहिर सी बात है छोटा कोई घर में रहता है तो उससे कोई भी ज़्यादा प्यार करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है प्यार भी घटते जाता है, लेकिन छोटे को हमेशा बहुत प्यार मिलता है। ठीक है। उसके लिए हर कोई तैयार रहता है, उसके लिए हर कोई करता है। तो पहला है, आप देखेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, ये इनके पिता की मृत्यु 13 साल में हो जाती है, जिसकी वजह से ये चले जाते अपने नाना के पास, और नाना इनको बहुत प्यार करते हैं और दिल्ली का सिंहासन इन्हें ही दे देते हैं। इनकी कौशलता और योग्यता को देख के, ऐसा नहीं कि जयचंद कम थे, वो भी अपने में श्रेष्ठ थे, क्योंकि इनका जो अगर आप साम्राज्य देखेंगे तो बिहार के पश्चिम साइड तक फैला हुआ था। ठीक है। बिहार के पश्चिम भाग तक फैला था, यूपी से लेकर बिहार के पश्चिम भाग तक इनका राज था, और ये राजस्थान में इनका राज था। ठीक है। और बाद में इनके जो नाना रहते हैं इनको दिल्ली वगैरह सौंप देते हैं, तो ये दिल्ली के शासक बन जाते हैं। तो पहला मन में भेद वहीं पड़ जाता है, किसी से लड़ाना है ना तो किसी को ज़्यादा दे दो। ठीक है। तो मन में क्या हो जाएगा, एक खटक जाएगा, बात एक खटक जाती है। तो वही चीज़ हो गया, पहला जो मनभेद हो गया, दिल्ली चला गया पृथ्वीराज चौहान के हाथों, लेकिन जयचंद के हाथ कुछ नहीं आता है। तो जयचंद कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, मुझे ये राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि जयचंद की एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उनको स्वयंवर से ही उठा के लाकर शादी कर लेते हैं। तो दूसरा एक टीस यहाँ पे
निकालने को मिल जाता है पृथ्वीराज चौहान से। तो अब ये बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से जाकर जयचंद किससे मिल जाते हैं, तो जयचंद जाके मिल जाते हैं मोहम्मद गौरी से। दोबारा युद्ध होता है तराइन का युद्ध, ये होता है 1192 ईस्वी में। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और वो यहाँ पे मारे जाते हैं। ठीक है, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे मारे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे दिल्ली पे किसका शासन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट टाइम दिल्ली पे मुस्लिमों का शासन, यहाँ पे तराइन युद्ध के बाद मुस्लिमों का शासन कहाँ हो जाता है, दिल्ली में। तो फर्स्ट टाइम 1992 के हार के बाद दिल्ली में मुस्लिमों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो मोहम्मद गौरी था वो तो दोस्ती यारी निभाने आया नहीं था, वो अपना साम्राज्य फैलाने आया था। और इसे जल्द ही इसका असर देखने मिल गया जयचंद को। जयचंद पे ये हमला कर देता है। दिल्ली और कन्नौज के बीच में एक जगह है जिसे हम कहते हैं चंदावार। ठीक है, और आज के नाम इसका है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जगह नहीं है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वरना मैप में हम ठीक से बताते। तो देखिए दिल्ली और कन्नौज के बीच में क्या है, तो दिल्ली और कन्नौज के बीच में पड़ता है चंदावार। ये आज के टाइम फिरोजाबाद के नाम से हम जानते हैं इसे। यहाँ पे किसका किसका युद्ध होता है, तो 1194 में चंदावार का युद्ध हो जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। 1194 में किसके बीच युद्ध हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहाँ पे भी जयचंद मारा जाता है। इसके बाद फिर से दोबारा विद्रोह होता है पंजाब में, और ये होता है आपका 1205 ईस्वी में। ठीक है, 1205 ईस्वी में। तो यहाँ पे कौन रहते हैं, पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध। ये सबसे अंतिम इसका अभियान रहता है। और 1206 में जब ये रिटर्न होता है तब यहाँ कुछ डाकू वगैरह, जब ये वापस जा रहा था तब इसे डाकू वगैरह इसे मार देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, खुसराव मलिक ये गजनी वंश से था। खुसराव मलिक किस वंश से था, तो ये गजनी वंश से था। ये फर्स्ट टाइम हारा था, दूसरी बार हारा था, फिर जीता भी था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, भीम द्वितीय से कब हारता है, तो भीम द्वितीय से ये 1178 ईस्वी में हारता है। ठीक है, और ये दोबारा गुजरात की तरफ रुख नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे जयचंद को ये हराता है। कब हराता है, तो 1194 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। ठीक है, जो सबसे इसका आखिरी अभियान था वो 1205 ईस्वी में था। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है 1206 में यहाँ पे मारा जाता है ये। ठीक है, दमायक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा जाता है। ठीक है, कुछ डाकू वगैरह रहते हैं, इसे लूट के ये मार देते हैं इधर। क्योंकि अगर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में बहुत सारा कबीला बना हुआ है। ठीक है, तो सिंध नदी के किनारे में इसे ये मार देते। दमायक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा जाता है। अब देखिए ये अजमेर है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। तो आप देखिए एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन आया था, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत कौन आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ठीक है, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। और यहाँ पे आप देखेंगे आज के टाइम में अजमेर शरीफ, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। पृथ्वीराज चौहान का जो घर था पहले, यहाँ पे आप देखेंगे अजमेर शरीफ है। ठीक है, लोग आज के टाइम जाते भी हैं, यहाँ पे दरगाह है इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ देता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम समझेंगे आगे इसका पार्ट 2।
ठीक है, मोहम्मद गौरी के पार्ट 2 हम देखेंगे कल। थैंक यू। देखिए सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मैं रात में 3 बजे शूट कर रहा था, तो थोड़ा डेट के लिए एक छोटा सा इशू हो गया था। मैंने 1181 की जगह पे मैंने 1800 बोल दिया है, तो उसे मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1800 1900 तो 1100 था। ठीक है, तो मैं उसे सही कर दे रहा हूँ। एक बार आप डेट को ध्यान रखिएगा। मुल्तान पे जो आक्रमण होता है 1175 ईस्वी पे। ठीक है, गुजरात पे होता है 1178 ईस्वी पे। यहाँ पे ये पिटा कर जाता है। फिर ये जाता है अटैक करता है कहाँ, पेशावर पर। ठीक है, खैबर पास के पास है पेशावर, वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, 1179 ईस्वी में। इसके बाद ये लाहौर पे आक्रमण करता है 1181 ईस्वी में। यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे रहता है खुसराव मलिक। ये गजनी वंश का रहता है, पैसा वगैरह देके इसे भेज देता है। फिर ये आक्रमण करता है सबसे ऊपर सियालकोट पे 1185 ईस्वी में। फिर इसे जीतने के बाद ये कम्प्लीटली फिर दोबारा लाहौर पे आक्रमण करता है 1186 ईस्वी में, और यहाँ पे खुसराव मलिक को मार देता है। ठीक है, इसके बाद ये रुख करता है कहाँ, भटिंडा की तरफ, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। ठीक है, 1189 ईस्वी में। अगला है देखेंगे हम, यही कारण बनता है, भटिंडा के कारण ही तराइन का युद्ध देखने को मिलता है 1191 और 1192 में। 91 में ये हार जाता है और 92 में ये जीत जाता है। फिर होता है चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में। यहाँ पे जयचंद के साथ इसका युद्ध देखने को मिलता है और यहाँ पे जयचंद हार जाता है। फिर हम देखेंगे पंजाब में सबसे इसका अंतिम आक्रमण रहता है 1205 ईस्वी में, और ये देखिए ये सबसे लास्ट है, मारा जाता है ये 1206 में, डाकुओं के हाथों ये मारा जाता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।